बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप लोग मेरे पीछे जो क्रॉप लगी हुई देख रहे हैं, ये गर्मी वाला प्याज है जिसकी इस साल बहुत हाइप क्रिएट हुई थी। इस क्रॉप के बारे में आमतौर पे ये सोचा जाता था कि काफ़ी मुश्किल क्रॉप है, क्योंकि इसको हमारे नॉर्मली सिंधी भाई जो हैं बड़े अच्छे तरीके से नस्लों से करते हुए आ रहे थे। पंजाब के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट पिछले चंद सालों से किया गया, लेकिन इतनी मुश्किल क्रॉप समझी जाती थी कि आम ज़िम्मेदार इसमें हाथ नहीं डालता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आई, और वैसे भी अगर इंसान एक चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो वो नामुमकिन चीज़ भी अल्लाह ताला की मदद से मुमकिन बन जाती है। तो इस साल पंजाब के अंदर भी और सिंध के अंदर भी ये फसल बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काश्त हुई, लेकिन क्योंकि मुश्किल क्रॉप तो है, मुनासिब एहतियाती तदाबीर ना होने की वजह से और जो ख़राब मौसम था उसकी वजह से तकरीबन सिंध के अंदर तो 70% क्रॉप जो सी है वो बर्बाद हो चुकी है। और पंजाब के अंदर भी जो अर्ली क्रॉप थी वो तकरीबन 50% के करीब डैमेज हुई। मेलसी के लोग बड़े एक्सपर्ट हैं अनियन के अंदर, लेकिन मैं पिछले तकरीबन 2 महीनों के अंदर 2 दफ़ा वहाँ पे जा चुका हूँ और वहाँ पे भी मैंने क्रॉप को काफ़ी डैमेज देखा है। अच्छे फार्मर जो से हैं उनकी ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल फार्मर या नए फार्मर हैं उनकी क्रॉप को काफ़ी डैमेज देखा। तो जो ये क्रॉप जो जुलाई से लेके सितंबर तक लगी है, इसका रेट तो किसी भी सूरत नीचे आने वाला है नहीं। हाइब्रिड प्याज के बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि उसका होगा क्या और उसका आपको करना क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो 90 एकड़ के ऊपर ये प्याज लगाया, जिसकी काश्त हमने 6 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक करते रहे, मैंने इससे क्या सीखा, कौन कौन सी गलतियां जिनको मैं अगले साल नहीं दोहराऊंगा, और क्या इस फसल को प्रॉपर कमर्शियल लेवल के ऊपर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इस वक्त इस क्रॉप के अंदर जितने भी मसाइल चल रहे हैं उनका क्या हल है, उसके बारे में इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखेंगे तो जो गर्मी वाला प्याज है आप समझेंगे उसका सारा नॉलेज आप घोल के पी जाएंगे, और अगले साल आप जितने मर्जी एकड़ लगाना चाहें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी अज़हर अली। आप मेरे साथ हैं आया फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जो मेरे पीछे प्लॉट देख रहे हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म की डिजीज़ का अटैक नहीं है, लेकिन हमारे जो 90 एकड़ से सारे के सारे में ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारे तकरीबन 90 में से 10 एकड़ के करीब ज़्यादा डैमेज हुए हैं, 80 एकड़ हमारे तकरीबन ठीक हैं। तो इसमें जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो ज़मीन की तैयारी से और आपकी नर्सरी की सेहत पर डिपेंड करता है। मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो हमने तक खुद तकरीबन 30 से 35 एकड़ की नर्सरी तैयार की थी वादी सून के अंदर, जिस पे मैं वीडियोस बना चुका था, जो कि इंतहाई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। उसकी लगी हुई नर्सरी, ये जो नर्सरी है ये वादी सून वाली है, इसके अंदर किसी भी किस्म के डिजीज़ का अटैक नहीं आया। उसके अलावा हमने फिर तकरीबन 50 एकड़ की बुकिंग एक जगह पे कराई थी, 25 एकड़ की बुकिंग दूसरी जगह पे कराई थी। तो वो नो डाउट वो वेंडर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सिंध के मौसमी हालात हैं उनकी वजह से वहाँ पे हर जगह पे ही बीमारी का इतना शदीद अटैक आया कि जो उस बीमारी से रिकवर करने के बाद पनीरियाँ हमारे पास आई हैं उनके अंदर डैम्पिंग ऑफ, उनके अंदर ब्लाइट और इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, और वो क्रॉप अच्छे तरीके से नहीं चल सकी। तो जो पनीरी से आपकी शुरुआत होती है, जहाँ पे भी कमज़ोर पनीरी लगी है, जहाँ पे भी कमज़ोर प्लांट लगा है, वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सका और वो बीमारियाँ ना सिर्फ उस तक आई बल्कि उससे आगे ट्रांसफ़र भी हुई। तो पहली चीज़ जिस पे आपने गौर करना है कि आपकी पनीरी एक सेहतमंद इलाके के अंदर तैयार हो, एक सेहतमंद बीज से तैयार हो। अगर आपकी पनीरी बीमारी से महफूज है तो आप समझें कि शुरुआत का 1 महीना आपका टेंशन फ्री है। आपके प्लांट ना तो मरेंगे, ना ही उनके ऊपर डैम्पिंग ऑफ की डिजीज़ आएगी। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि पहली चीज़ अपना बीज खुद तैयार करें। नसरपुरी का बीज कोई मुश्किल नहीं होता, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर जिक्र करूँगा कि हम कैसे बना रहे हैं। जब बीज आपका अपना तैयार हो, जो 1 एकड़ से 4 मन से लेकर 8 मन तक आपकी पैदावार आ जाती है, और आपने फिर उस बीज को छान के लगाना है, उसकी ग्रेडिंग करके लगाना है कि मोटा बीज इस्तेमाल करें। बारीक बीज को आप सर्दियों में इस्तेमाल के लिए रख लें। सर्दियों के अंदर बारीक बीज चल जाता है, गर्मियों के अंदर बारीक बीज हरगिज़ नहीं चलता। और ऐसी ग्रेडिंग अपने ही बीज की हो सकती है, ख़रीदारी करके जो बीज लिया गया होता है उसमें ऐसी ग्रेडिंग नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, आपका बीज जो सा उसको आपने ट्रीट करके लगाना है। फंगल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, वो सीड के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होती है, डैम्पिंग ऑफ। तो आपको ट्रीट करके लगाना है। उसके बाद मैंने एक जिक्र किया कि अच्छे ठंडे इलाकों के अंदर लगाएं, तो उसके अंदर पंजाब वालों को बहुत सूट करता है वादी सून का इलाका, चकवाल के चंद इलाके, तलागंग वगैरह के, उसके अलावा पूरा KPK, एबटाबाद, मरी, मानसेरा, सवात, कागान नारान, ये सारे इलाके आपके हैं, ये सारे फार्मर्स आपके हैं। आप उनसे कांटेक्ट करें, 2-2, 4-4 मरले के ऊपर अपनी नर्सरीज लगवाएं। आप सोचेंगे जितनी भी स्ट्रॉबेरी की नर्सरी है वो सारी KPK से आती है, तो ये नर्सरीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकती हैं।
तो जो नर्सेज, और उसके अलावा सिंध के अंदर तो ऑलरेडी हो रही है, वो सिंध को सूट करता है। बलूचिस्तान के जो कोयटा साइड के जितने इलाके हैं वो सारे ठंडे के ठंडे हैं। तो मतलब पूरे पाकिस्तान के सराउंडिंग्स के अंदर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे ये पनीरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार की जा सकती है। ठंडे इलाकों के अंदर पनीरी तैयार करें, और जिन ज़मीनों के अंदर पनीरी तैयार करें उनकी फंगल ट्रीटमेंट मेटलक्सल मैंगोजेब 1 किलो फी एकड़ के हिसाब से लगाने से पहले फ्लड करें, तैयारी के वक्त फ्लड करें, ताकि उस ज़मीन के अंदर जितनी भी फंगस बैक्टीरिया वगैरह वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए। अब पनीरी जब आ जाती है तो लगाने का बेस्ट टाइम क्या है? मेरे जहन के मुताबिक गर्मी जो सी है वो इस प्याज का मसला नहीं है। हम इस वक्त जो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सीड जो हम लगाएंगे वो फरवरी मार्च में भी लगाएंगे। तो याद रखें, जिसको मैं फरवरी मार्च के अंदर शिफ्ट करूंगा वो पूरा उसकी लाइफ ही गर्मी की है। तो गर्मी इसका प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, इसका प्रॉब्लम ज़मीनी फंगस और जो बारिशें हैं वो हैं। तो ज़मीनी फंगस के लिए आप ज़मीन की तैयारी से पहले उसकी फंगल ट्रीटमेंट कर लें। इसकी जो रोनी आप करते हैं, जो पहला पानी आप इसको लगाते हैं, उनके अंदर फंजीसाइड फ्लड करें, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेटलक्सल मैंगोजेब एक अच्छा मिक्सचर है, टॉप्सन एम एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा रूट गार्ड, जिसमें एक समझ लें कि ऑर्गेनिक फंगस है जो फंगस को किल करती है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। तो वो आप अगर यूज़ करेंगे तो उससे इंशाल्लाह आपकी ज़मीन फंगस वगैरह से पाक हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं इसको लगाने के तरीके के बारे में। ये बड़ी ही हसास चीज़ है जिसको मैंने बड़ी गौर से देखा जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आए, कि आपका जो बेड है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप अपनी क्रॉप लगा रहे हैं जुलाई के महीने में, तो जुलाई के स्टार्ट में लगाएं। मेरे नज़रिए के मुताबिक जो फसल पहले 15 से 20 दिन बारिशों से बच जाती है उसको बीमारियां नहीं आती। तो मानसून से पहले अगर आप इसको लगा लेंगे तो वो एक अच्छा टाइम है। जून के अंदर आप जून के एंड से जुलाई का स्टार्ट बहुत अच्छा है। तो जो गर्मी के अंदर आप लगा रहे हैं उसमें आपने पौधा जो सा है ना वो अपने बेड से नीचे रखना है। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पौधा ऊपर लगा हुआ है, एक पौधा नीचे लगा हुआ है। ये एक बेड के ऊपर 4 लाइनें लगी हुई हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो पहले पौधे लगाने हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे तो नहीं लगाने, लेकिन बिल्कुल टॉप पे भी नहीं लगाने, ताकि वो थोड़ा सा शेड के अंदर रहे। जो पौधे हमने शेड वाली साइड पे लगाए हैं उनकी ग्रोथ अलग है, जो हमने गर्मी वाली साइड के ऊपर लगाए हैं उनकी ग्रोथ अलग है। तो आपको प्लांट थोड़ा सा नीचे करके लगाना है, उससे आपका पौधा जो शुरुआती गर्मी है उससे महफूज हो जाएगा। जो प्लांट आप सितंबर में जाके लगाएंगे, अगस्त के एंड में जाके लगाएंगे, उनको खेल की टॉप के ऊपर लगाएं। उस वक्त गर्मी उतनी शिद्दत की नहीं होती है, तो उस वक्त आपका प्लांट जो सा है वो ऊपर ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो जो अगेता लगा रहे हैं वो खेल के सेंटर में लगाएं, जो पछेता लगा रहे हैं बाद में लगा रहे हैं वो खेल की टॉप के ऊपर लगाएं तो उनको फ़ायदा होगा। इसके बाद ज़मीन की सिलेक्शन की अगर बात करें तो जितनी रेतली ज़मीनें थीं, मैरा ज़मीनें थीं, उनमें प्याज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे बीमारियों का अटैक कम आए। जितनी ज़मीनें ऐसी थी जिनके अंदर पानी खड़ा होने का इशू आता था, थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी थी, उनके अंदर प्रॉब्लम्स उतने ही ज़्यादा आए। तो आपको ज़मीन अपने पूरे प्लॉट में से ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर पानी जज़ब करने की अच्छी सलाहियत मौजूद हो। जहाँ सलाहियत अच्छी मौजूद नहीं है वहाँ हरगिज़ प्याज मत लगाएं। खुद को फंसाने वाली बात होती है, आपको मिलता कुछ भी नहीं है एट द एंड जाके, क्योंकि इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद इसको लगाने के तरीके के बारे में बात करें तो जो लोग शुरू में लगा रहे हैं, अगेता लगा रहे हैं, जून के एंड में जुलाई के अंदर लगा रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा। अब देखें मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन 2.5 फुट सेंटर टू सेंटर है, मतलब पानी की खाली और बेड मिला के 2.5 फुट है, जिसके अंदर जो ऊपर बेड साइज़ है वो पूरा 12 इंच है। और मेरी राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है इसमें जो है ये तकरीबन 36 इंच का है, जिसमें ऊपर से बेड 16 इंच का है और बाकी पानी की खाली है। अब 36 इंच वाले के ऊपर मैंने लगाई हैं तकरीबन 4 लाइनें, और दूसरी जो उनसे साइड है जिस पे 12 इंच का बेड है मेरा ऊपर वाला, यहाँ पे मैंने लगाई हैं 2 लाइनें। तो 16 इंच पे 4 लगाई हैं, 12 इंच पे 2 लगाई हैं। तो जो अगेता प्याज है उसमें आपने इस तरीके से लगाना है, 2 लाइनें लगाएं, इसमें 3 या 4 लगाएंगे, प्याज का शेड दूसरे प्याज के ऊपर आएगा, आपका प्याज मर जाएगा। बाद में जो सितंबर के अंदर आप लगा रहे हैं उसको आप इस तरीके से लगाएं तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी किसी किस्म की नहीं आएगी। तो ये 4 लाइन लगानी है या 2 लाइन लगानी है, ये आपका टाइम के साथ बहुत मैटर करता है कि आपको गर्मी में ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। हमने इसको 2 इंच पे भी लगाया हुआ है, हमने 3 इंच पे भी लगाया हुआ है, हमने 4 इंच पे भी लगाया हुआ है। जिस एकड़ के अंदर ये 4 इंच पे लगा है, लेट लगा है, प्लांट बीमारी से नहीं मरे, वहाँ पे इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। वहाँ पे प्याज की ग्रोथ, प्याज की मोटाई बहुत अच्छी है। जहाँ पे 3 इंच है, प्याज ज़्यादा मरा है, वहाँ पे क्योंकि ओवरऑल आपके पौधों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे भी ये मुनासिब है। लेकिन बाज़ जगहों पे जहाँ पे हमने 2 इंच पे लगा दिया, वहाँ पे प्याज की ग्रोथ के इश्यूज़ तो नहीं आ रहे,
लेकिन प्याज की मोटाई के इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जगह ही मौजूद नहीं है जहाँ पे प्याज खुद को मोटा करेगा। तो आपको मेरी नज़रिए के मुताबिक अगर अपनी पनीरी पे, अपनी ज़मीन पे और मौसम पे भरोसा है तो आपको 4 इंच के ऊपर प्याज लगाना चाहिए। इससे कम में लगाएंगे आपका प्याज तैयार नहीं होगा और आपको रेट नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर जितनी बीमारियां और जितने मसाइल मुझे फेस करना पड़े उनकी बात कर लेते हैं। जब भी बारिश हुई हमारी क्रॉप के ऊपर डिजीज़ अटैक आया, ख़ास तौर पे उन एकड़्स के अंदर जिनकी ज़मीनों को हमने गीला तैयार किया था। याद रखें मानसून के अंदर आप कोशिश करते हैं पनीरी तैयार है, आपको फौरी तौर पे ज़मीन तैयार करनी है और लगानी है। ऐसे में बाज़ लोग गलती कर जाते हैं, गीली ज़मीनें तैयार करते हैं। हमने भी की क्योंकि प्रेशर बहुत था, पनीरियाँ तैयार थी, टाइम कम था। गीली ज़मीनों के अंदर जहाँ जहाँ हमने ज़मीन की तैयारी करके बेड्स निकाले हैं वहाँ पे पानी के खड़े होने के इश्यूज़ आए और बाद में डंपिंग ऑफ सबसे ज़्यादा उन्हीं एकड़्स के अंदर आई बनिस्बत उनके जिनको हम किसी भी वजह से लेट कर सके और हमने खुश्क करके ज़मीनें और वहाँ पे खेलें निकाली, वहाँ पे इसके अटैक बहुत कम देखने को मिले। तो ज़मीनों को खुश्क करें, चाहे आपकी फसल 10 से 15 दिन लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीली ज़मीन में जहाँ लगाएंगे वहाँ पर डंपिंग ऑफ के इशू आएंगे और फिर हमने देखा कि अगर एक खेल में वो आया है तो वो पानी के साथ ट्रैवल करता है। तो आप कभी भी जो डंपिंग ऑफ की बीमारी है वो ऐसे नहीं जाएगी, वो सीधी जाएगी, सीधी लाइन के अंदर जाएगी। तो इसका सादा सा हल ये है कि आपकी जो खेलें इन्फेक्टेड हैं उनका पानी जो सा है वो फौरी तौर पे अलग कर दें। उनके अंदर से गुजर के पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे बीमारी का अटैक आएगा। तो जहाँ जहाँ हमने इसको बोलें क्वारंटीन कर दें आप, कि आपने जहाँ जहाँ उसको अलग किया वहाँ पर आपकी डिजीज़ आगे नहीं फैली। फिर इसके अंदर अब ज़मीन गीली है, असल हाल तो ये है कि आप जो फंजीसाइड है उसको फ्लड करें, ठीक है। अब ज़मीन पहले गीली है तो फ्लड कैसे कर दें? तो बाज़ लोग ड्रिंचिंग करने की कोशिश करते हैं जो अच्छी है लेकिन पॉसिबल नहीं है। बड़े एकड़ के ऊपर 1-2 एकड़ लगा हुआ तो पॉसिबल है, वरना मुश्किल है। तो उसके अंदर फिर हमने 3 स्प्रेज का एक प्लान दिया था कि आप 3 दिन के अंदर 3 स्प्रेज करें तो वो आपको आपकी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। और वो जो प्लान है वो irfarm.com पे आप जाएंगे तो प्याज का कंप्लीट प्लान वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है कि आप वहाँ पे जाके देखें और उसको अपने प्लान के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे गलती की और कहाँ हम बेहतर है। तो 3 दिन का जो प्लान हमने किया उससे हमारी क्रॉप निकल आई बीमारी से और उसके बाद उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। बाकी इसकी ज़मीन की तैयारी के अंदर खादें ज़्यादा डालने का रुझान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा आप खादें नीचे डालते हैं वो बाद में पानी के साथ एवेपोरेट होकर इसके सेंटर में आके कलर का सबब बनती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो एक्सपर्ट हैं वो ज़मीन की तैयारी के अंदर खादें नहीं देते, वो बाद में खादें देते हैं। उसका प्लान भी डिटेल में इंशाल्लाह मैं irfarm.com पे अपलोड कर दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि तकरीबन आप समझें कि आपको फास्फोरस के 3 से 4 बैग देने होते हैं, नाइट्रोजन के 2 से 3 बैग देने होते हैं, SOP का 1 बैग भी काफ़ी होता है। तो उसके अलावा हमने इसके ऊपर जो ऊपर से स्पीड फॉल के टेकमन मैक्स के जो स्प्रेज कराए उनके रिजल्ट्स बीमारी से निकालने के अंदर हैरान कुन थे और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब हमें सपोर्ट किया और हमारी क्रॉप को हेल्दी बनाने के अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। अब ये तैयार कितने अरसे के अंदर होता है? देखिए ये बहुत मैटर करता है कि आपने अगर इसको अर्ली लगाया है तो ये 4 महीने के अंदर तकरीबन तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको अर्ली नहीं लगा पाए तो बाद में क्योंकि स्मोक आ जाएगी, जैसे इस वक्त नवंबर में आपको देखने को मिल रही है, और फिर दिसंबर के अंदर फोग आ जाएगी तो ये प्लांट उस तरह से ग्रोथ कर नहीं पाता। तो ये फिर 5 महीने के करीब ले जाता है। एक चीज़ जो बुनियादी तौर पे आपको जहन के अंदर रखनी चाहिए कि गर्मी वाले प्याज को पानी नहीं लगाना, सुखा के पानी लगाएं। जितना ज़्यादा आप पानी लगाएंगे आपका प्लांट उतना ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चला जाएगा। अगर स्ट्रेस में नहीं जाएगा तो ग्रोथ के अंदर बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब आपको पानी कहाँ तक लगाना है, तो मैं आपको हाथ लगा के ये समझा देता हूँ कि पानी आपके प्लांट से तकरीबन 3 इंच नीचे फिरे। उसका तरीकाकार यही होता है कि आप लोगों का अगर एक ट्यूबवेल चल रहा है जिसकी डिलीवरी 5 इंच की है या 6 इंच की है तो आप 4 कनाल को इकट्ठा पानी छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता पानी को पूरी फील्ड के अंदर फैलने दें। इससे पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा लेकिन जड़ों तक उसका वत्तर बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने भी गलती की कि 2-2 कनाल करके भरा, 1-1 कनाल करके भरा, जल्दी भरने की कोशिश की, एक पानी 8 दिन पहले लगाया था, दूसरा पानी जल्दी लगा दिया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल है। जिन एकड़ों के अंदर हमने पानी रोक रोक के और लगता था कि अब तो प्याज मर ही जाएगा, उस दिन पानी लगाया तो उनको बीमारी नज़दीक भी नहीं आई। तो पानी के मामले में जो लोग प्याज के अंदर एहतियात कर लेंगे वो हर किस्म की मुसीबतों से महफूज रहेंगे। दूसरी चीज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी जो गर्मी वाली फसल है उसको ऐसी जगहों के ऊपर लगाएं जहाँ पे डीला हरगिज़ मौजूद ना हो। जिन जिन जगहों पे डीला मौजूद है वहाँ पे आपको गोडियाँ करानी पड़ती हैं। और प्याज की जब भी आप गोडी कराते हैं लेबर बैठती है तो वो प्याज के पौधों को उनके जिस्म की वजह से वो साइडों में धकेल देते हैं और आपका प्याज का पौधा बहुत डैमेज होता है।
सिलेक्शन के अंदर एहतियात करें कि अगर ज़मीन ऐसी है कि जिसमें डीला मौजूद है, आपको पता है, तो फिर उसकी तैयारी मई से शुरू करें, उसके डीले को ख़त्म करें। उसके बाद जो डीले के अलावा वीड्स उगती हैं ना, उनको बड़े ही आराम से आप एस्मेटोलाक्लोर और पेंडिमेथिलीन के मिक्सचर से बड़े आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। एस्मेटोलाक्लोर की डोज थोड़ी रखें, 200 से 250 ml पर एकड़, पेंडिमेथिलीन 500 ml पर एकड़ रखें, तो उससे बड़ा अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। गर्मियों के अंदर कोशिश करें हदफ से अवॉइड करें। हदफ स्प्रे जिन लोगों ने भी किया, उन लोगों को उनका प्याज स्ट्रेस के अंदर गया, उनकी ग्रोथ रुक गई, उनको समझ नहीं आती कि हमने फर्टिलाइज़र तो बहुत दिया है, ये स्ट्रेस के अंदर क्यों जा रहा है। तो हदफ सर्दियों के अंदर ठीक है, गर्मियों के अंदर हदफ को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। गोडी से अवॉइड करें। प्याज जौन सा है, जब लेबर ऊपर से गोडी करती है तो वो खेलें और छोटी हो जाती हैं, पानी का लेवल और ऊपर आ जाता है, तो ऐसे में प्याज को नुकसान होता है। हाथों से इसकी चुनाई कराएं। हाथों से जहाँ जहाँ हमने चुनाई कराई वहाँ पे हमें ज़्यादा गोडियाँ भी नहीं करानी पड़ी, जहाँ हमने गोडी कराई वहाँ पे हमने नुकसान उठाया। तो ये उसके बाद जब आपका प्याज तकरीबन 2 से 2.5 माह का हो जाए, तो ऐसी सूरत में तो पानी और रोकना है, क्योंकि अब अगर आप पानी लगाएंगे, अब आप नाइट्रोजनी खादें ज़्यादा करेंगे तो प्याज की भूखें बढ़ेंगी, नीचे प्याज डेवलप नहीं होगा। तो आपको पानी सुखाना है ताकि वो अपनी सारी की सारी ताकत जो है वो प्याज के बल्ब बनाने के अंदर ले आए। आप सुखा सुखा के पानी लगाएंगे, इंशाल्लाह प्याज मोटा होगा, अगर यहाँ पे आपने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है तो अब अपनी पूरी वीडियो को मैं समराइज़ करता हूँ कि पहली चीज़ फोकस करें, अपनी ज़मीन रेतली चूज़ करें, उसका ट्रीटमेंट करें फंगस के साथ, सीड अपना खुद तैयार करें और उसकी ग्रेडिंग करें, और उसको भी फंगल ट्रीटमेंट करने के बाद अच्छी जगह के ऊपर नर्सरी तैयार करें। लगाने के लिए अगेती जो है वो 12 इंच के बेड पे 2 लाइनें लगाएं। पछेता जौन सा है वो 16 इंच के बेड के ऊपर 4 लाइनें आप लोग लगा सकते हैं। पानी की कमी दें, गोडी हाथ से करवाएं, और डीले वाली ज़मीन के ऊपर आप लोग अगर अपना प्याज काश्त ना करें तो इंशाल्लाह आप इनकम लेंगे। और याद रखें कि जो हाइब्रिड प्याज लगने का टाइम है, नवंबर से जिसकी सोइंग शुरू होती है, उसके मंदे होने के चांसेस होते हैं। ये प्याज मंदा नहीं हुआ करता, क्योंकि ये लगाते लोग बहुत हैं, कामयाब बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा इसके फर्टिलाइज़र प्लान, इसके पेस्टिसाइड प्लान irfarm.com पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड हैं, और जाएं वहाँ से फ़ायदा उठाएं। आप अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।